जन प्रसार भारती की कई साल के लिए मना चुका है, लेकिन हर वर्षगांठ का वातावरण फर्क रहा, ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, उजाले की किरण नहीं देख सका, लागू नहीं हो सका। संसदीय इतिहास में बहुत कम विधेयक ऐसे होंगे। अब दिल्ली किराया कानून शायद उसकी श्रृंखला में आता है, लेकिन वहां भी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर देने में कुछ समय लगाया। ये तो वो बिल था जो संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति का एसेंट जिसे मिल गया। 7 साल तक का वातावरण हर 12 सितंबर को इस संघर्ष का था कि चलिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देके आते हैं, सरकार के पास जाकर इल्तजा करते हैं, प्रसार भारती को नोटिफाई करो। जैसा अभी सुहास जी ने बताया, हर संसदीय सत्र में एक सिलसिला चलता था साइन करने का, हस्ताक्षरों का। सैकड़ों सिग्नेचर देकर के राष्ट्रपति को ये मामला सौंपा जाता रहा, लेकिन 7 बरस तक कुछ हाथ नहीं लगा। पिछली बार का वातावरण एक अलग आशा का वातावरण था। 12 सितंबर को वो व्यक्ति आईएनबी मिनिस्टर के रूप में यहाँ आए जो स्वयं सिग्नेचर करने में अग्रणी होते थे, जिनकी कमिटमेंट, जिनकी प्रतिबद्धता प्रसार भारती को लागू करने की थी, श्री जयपाल रेड्डी। और शायद उस दिन पता नहीं था कि 2 दिन बाद ही वो आशा पूरी हो जाएगी। 12 सितंबर को उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत की और 15 सितंबर को प्रसार भारती लागू कर दिया। एक अजीब खुशी का वातावरण था। उसके बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं। प्रसार भारती लागू होने के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस है। चाहिए तो ये था कि आज का वातावरण एक अलग उत्साह का वातावरण होता, खुशी का वातावरण होता। जो कुछ सोचा था उसको पाने की एक अलग झूम हम लोगों में होती। फिर मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि आज जिस वातावरण में हम मिल रहे हैं वो वेदना का वातावरण है, भय और आशंका का वातावरण है। मैं प्रारंभ में स्वीकार करना चाहूंगी, वेदना तो इस बात की जिसका जिक्र अपने प्रारंभिक वक्तव्य में किया सुहास जी ने, कि क्या ये वही प्रसार भारती था जिसकी हमने कल्पना की थी? क्या इसी वर्किंग का सपना लेकर हम 7 वर्ष तक लड़े थे? क्या इसी तरह के प्रसार भारती को सामने रख करके हमने अपना संघर्ष शुरू किया था? लेकिन इस वेदना के साथ साथ कुछ भय भी हवा में तैर रहा है कि उस सारे को बदलने के नाम पर जो कुछ आज किया जा रहा है, क्या वाकई वो उसको बदल सकेगा? कहीं वो उसको बद से बदतर तो नहीं बना देगा? और एक आशंका जो कुछ निहित स्वार्थों के द्वारा फैलाई जा रही है कि ये सब परिवर्तन सुधारने के लिए नहीं, ये सब परिवर्तन कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। कुछ खास तरह की विचारधारा के लोगों को भरने के लिए किया जा रहा है, लोगों को एक माइंडसेट देने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए आज जब हम मिल रहे हैं तो 3 तरह की मिश्रित अनुभूति केवल यहाँ बैठे लोगों में नहीं, पूरे देश में है। वेदना की, डर की और आशंका की। ये खुशी है कि 12 सितंबर बीच में आ गया और संयोग से ये कार्यक्रम बन गया। कम से कम उन लोगों के सामने मुझे अपनी बात प्रत्यक्ष रूप में और प्रामाणिकता से कहने का मौका इस मंच से मिल गया, जो लोग प्रसार भारती के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि 15 सितंबर को वो बिल नोटिफाई हुआ जिसके लिए हम लड़ रहे थे, जिस बिल को दोनों सदनों ने पास किया था, जिस बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन 1.5 महीने बाद जब बिल लागू हुआ तो वो बिल वो तो नहीं था जिसको हमने पास किया था, वो बिल वो तो नहीं था जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। उसमें से तो 6 मूल ऐसे परिवर्तन कर दिए गए थे ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पर, शायद ज्यादा स्वायत्तता बख्शने के नाम पर। लेकिन उन परिवर्तनों ने प्रसार भारती के मूल स्वरूप को बदल दिया। मूल विधेयक 1990 का 1990 का विधेयक ये कहता था कि 3 लोग, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक मेंबर फिनांस और एक मेंबर पर्सोनल, इसकी पूरी वर्किंग देखेंगे। क्यों कहता था वो बिल? ये 3 लोगों को क्यों सौंपी थी उसने ये कार्यप्रणाली? कि कलेक्टिव वर्किंग, एक साझी कार्यशैली
प्रसार भारती को मिले और क्यों मिले। 40,000 से ज्यादा कर्मचारी सरकार ट्रांसफर कर रही थी कॉर्पोरेशन को, जिनके अनगिनत मसले सेवा शर्तों से जुड़े हुए, कायदर रिव्यू से जुड़े हुए, कायदर मर्जर से जुड़े हुए, इंक्रीमेंट और सैलरी और वेतन से जुड़े हुए, उनके लिए एक अलग व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो मेंबर पर्सनल का प्रावधान किया था। 80,000 करोड़ का एसेट संपत्ति ट्रांसफर कर रही थी सरकार उस कॉर्पोरेशन को। अपना रेवेन्यू भी वो जनरेट करे और धीरे धीरे सरकारी जकड़न से निकल जाए, इसके लिए एक पूर्णकालिक सदस्य वित्त की कल्पना करी थी हमने। एक व्यक्ति कर्मचारियों की समस्याओं को देखेगा, दूसरा वित्तीय समस्याओं को देखेगा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन दोनों के साथ मिलकर के प्रसार भारती की टोटल वर्किंग को एक कलेक्टिव वर्किंग के रूप में चलाएगा। ये कल्पना थी हमारी, लेकिन एक अध्यादेश लाकर निकाल दिया मेंबर पर्सनल को, निकाल दिया मेंबर फिनांस को और दोनों को निकाल करके केवल सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित कर दी। बहुत विस्तृत चर्चा हुई यहाँ और बहुत सार्थक भी। इधर से बोलने वालों में विशेष आभार करना चाहूँगी अरुण बाबू और रजनी भाई के प्रति, जिन्होंने चर्चा को सतह से उठाकर एक बहुत ऊंचा फलक प्रदान किया और शायद जो मकसद मन में रखकर सुहास जी ने ये चर्चा आयोजित की थी उसको सार्थक भी किया। रविदा की दिक्कत ये थी कि वो मेरे बाद बोले थे, इसलिए उसी शैली में बोलना उनका स्वाभाविक था जिसमें वो बोले। विपक्ष में बैठे हैं तो वो भूमिका उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाई। नागपाल जी ने एक पत्रकार का धर्म निभाते हुए चंद सवालात मुझसे किए और अपनी बात बंद कर दी, लेकिन जो इंटरवेंशंस के रूप में आया, हालांकि 2 मिनट बाद सुहास घंटी बजा देते थे, लेकिन वो बहुत ही सार्थक इंटरवेंशंस थी, बहुत कुछ मिला उनसे। जहाँ लुक है, मेरी दिक्कत ये थी कि प्रारंभिक वक्तव्य में अगर मैं भविष्य की दिशा की बात करती और पुराने की सफाई न करती तो पुराने को पोंछे बिना भविष्य का शीशा दिखाने में भविष्य भी धुंधला दिखाई देता। इसलिए ज़रूरी था कि मैं पहले पुराने को पोंछ डालूं, रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। बहुत सी चीज़ें गैर जानकारी के अभाव में हम लोग कहते हैं, तो केवल पहला प्रारंभिक वक्तव्य मैंने जानकारी के तौर पर रखा। थोड़ा लंबा हुआ लेकिन वो ज़रूरी था और इसीलिए शायद बाद में चर्चा उन विषयों पर नहीं आई। अब मुझे बहुत उत्तर नहीं देने हैं, हालांकि नागपाल जी ने कुछ प्रश्न रखे, मगर वो प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब मैं 10वीं बार दे चुकी हूँ, तो भी वो अनुत्तरित खड़े हैं उनके मन में। तो अगर आज 11वीं बार भी दे दूंगी तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, इसकी मुझे कल्पना नहीं है। केवल एक प्रश्न जो उन्होंने आज नया रखा उसका जवाब दे दूं, हालांकि वो विषय से संबंधित नहीं था। उन्होंने अपलिंकिंग का प्रश्न उठाया कि अपलिंकिंग शायद मैंने थोड़ी समय से पहले दे दी, दूरदर्शन प्रतियोगिता में थोड़ा और खड़ा हो जाता तो अच्छा था। नागपाल साहब, वर्षों का स्थापित दूरदर्शन और कल के आए सैटेलाइट चैनल्स, इतनी बड़ी रीच का दूरदर्शन और कुल मिलाकर 2% की व्यूअरशिप को केटर करने वाले सैटेलाइट चैनल्स, अगर आज भी हम कहें कि दूरदर्शन को प्रतियोगिता में खड़े होने के लिए कुछ और वर्ष चाहिए तो शायद इससे ज़्यादा अनुचित बात नहीं हो सकती। संयोग है कि मेरे सामने ही अपलिंकिंग का लाभ उठाने वाले एशिया नेट के सैटेलाइट चैनल के लोग बैठे हैं। शायद बहुत ही एक अतार्किक नीति देश में चल रही थी कि डाउन लिंकिंग हमने अलाउ कर रखी थी और अपलिंकिंग नहीं कर रखी थी, उसको एक लॉजिक बख्शा है हमने, और दूरदर्शन को प्रतियोगिता से कोई रोक नहीं पाएगा। और दूरदर्शन को प्रतियोगिता करनी ही क्यों, इतनी बड़ा रीच है उसका कि उसको कंपटीशन करना ही नहीं है। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि जिस प्रसार भारती की कल्पना आज आप लोगों ने मेरे सामने रखी है, वास्तव में वही मेरी कल्पना का प्रसार भारती है। वो प्रसार भारती जिसमें क्रेडिबल लोग होंगे, वो प्रसार भारती जिसमें ऑटोनॉमी केवल मैनेजमेंट के स्तर पर नहीं बल्कि डाउन द लेन होगी, वो प्रसार भारती जो केवल गवर्नमेंट कंट्रोल से नहीं निकलेगा बल्कि वेस्टेड इंटरेस्ट से भी ऑटोनमस होगा, वो प्रसार भारती जो बेगिंग बॉल लेकर के नहीं खड़ा होगा और अपने फिनांसिस के लिए सरकारी जकड़न को महसूस नहीं करेगा, और वो प्रसार भारती जो ब्रॉडकास्टिंग से नैरोकास्टिंग की तरफ जाएगा। वो है मेरी कल्पना का प्रसार भारती, जहाँ केवल फिल्म के घाघरे नहीं दिखाए जाएंगे बल्कि नीचे एक आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ जो उसका एहसास, जो उसकी अपेक्षाएं हैं,
उन अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ प्रसार भारती ही ऑटोनोमस प्रसार भारती होगा। और मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार जब हम यहाँ आएँ तो आप लोग समीक्षा कर पाएँ उस प्रसार भारती की, और अच्छा तब लगेगा अगर इस कसौटी पर खरी उतरूं और आप ये कह सकें अगर पूरा नहीं तो कम से कम कुछ प्रतिशत आपकी ये अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। वही मेरी आज की इस बैठक की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।